नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर किस तरह का रह सकता है बाजार। और ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें आई हैं, वो भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट की चाल से। और इस वक्त एशियन मार्केट को हम देखें तो यहाँ पर कमजोर संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जरूर हल्के लाल निशान, हल्के हरे निशान में, लेकिन माफ कीजिएगा वो भी लाल निशान में फिसल चुका है। थोड़ी देर पहले सपाट यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी भी लाल निशान में फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजार, कॉस्पी और जापान के बाजार में भी वीकनेस है। निक्केई के बाजार करीब 71 अंक नीचे हैं और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान में ही शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते हम देख रहे हैं फिलहाल एशियाई बाजारों की चाल थोड़ी कमजोर है। और अगर बाकी ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो वहां पर भी हमने फ्राइडे के दिन थोड़ी मुनाफा वसूली देखी। हमने देखा कि पिछले 6 दिनों की जो तेजी, 6 हफ्तों की जो तेजी थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और S&P 500, नास्डैक, डाउ जोन्स सभी लाल निशान में बंद हुए। करीब करीब ½ % की गिरावट के साथ यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। और इसकी वजह ये थी कि फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जो बयान आया, हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया फेड ने, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आ रही थी एक एक करके फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, उसने बाजार में दबाव बनाने का काम किया। यहाँ पर फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का कहना था कि महंगाई में अनुमान के मुताबिक जल्द ही नरमी आने के संकेत फिलहाल अभी नहीं मिल रहे हैं, तो ब्याज दरों में जो बढ़त है वो आगे भी जारी रहेगी। और इस पर फेड प्रेसिडेंट थॉमस बार्किन का भी यही कहना था, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया कि जब तक जो महंगाई है वो 2% लक्ष्य के ऊपर है तब तक ब्याज दरों में जो बढ़त है वो जारी रहेगी। तो इस तरह के जो कमेंट्स आए, उसके बाद हमने देखा कि टेक शेयर्स और जो हैवी वेट काउंटर थे वहां पर हमने कल के दिन दबाव देखा। S&P 500 में 11 में से 8 इंडेक्स दबाव थे शुक्रवार वाले दिन। हालांकि पूरा हफ्ता काफी अच्छा था इंडेक्स के लिए। मार्च से लेकर अभी तक देखेंगे S&P 500 में सबसे बड़ी तेजी थी और पिछले हफ्ते करीब 2.5% इंडेक्स चढ़ा। नास्डैक में पिछले हफ्ते करीब 3% की तेजी देखने को मिली और अप्रैल 2022 के बाद नास्डैक और S&P 500 दोनों ही अपने ऊपरी स्तर के पास देखने को मिले। ये पिछले हफ्ते का डेटा है। लेकिन अब ये जो कमेंट आ रहे हैं उसका रिएक्शन शुक्रवार के दिन हमने बाजार में देखा और मुनाफा वसूली अमेरिकी बाजारों में हावी थी। लेकिन यूरोप के बाजार थोड़े उलट कारोबार कर रहे थे और यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। ईसीबी ने जब रेट हाइक किया उसका थोड़ा असर यहाँ पर दिखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अच्छी तेजी निचले स्तरों से यूरोपियन मार्केट में देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट फेड ऑफिशियल्स के बयान पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। हालांकि सपाट था, ज्यादा बहुत कुछ एक्शन नहीं दिखा उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई, 3.76% के पास अब 10 साल के यील्ड्स पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 102 पर सपाट है। सोने को निचले स्तरों से सपोर्ट मिला, काफी ज्यादा गिरावट हमने देखा और अभी भी उतार चढ़ाव गोल्ड में जारी है, लेकिन डॉलर में जो कमजोरी आई उससे सोने को निचले स्तरों से फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है। और कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं दोनों साइड के फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है। पहले तो चीन में मांग में रिकवरी देखने को मिली और दूसरी तरफ ओपेक प्लस ने जो सप्लाई कटौती की बात की उसके बाद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल को भी निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिला। तो यह है इस वक्त का ग्लोबल मार्केट का हाल। हमने देखा यूएस मार्केट में जो वीकनेस आई और फोकस में था फेड ऑफिशियल के स्टेटमेंट, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई मार्केट भी इस वक्त कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है और एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त हल्के हरे निशान में 18,900 के पास कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का अपडेट ग्लोबल मार्केट्स के लिए। लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट की बात करें तो 790 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 680 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 1180 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 2470 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। अब इन तमाम आंकड़ों को कैसे समझें और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए आज हो सकता है फॉर्मली भी आप एटीएच यानी कि ऑल टाइम हाई निफ्टी का टच कर दें, क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी इस समय आपको आंकड़े दिखा रहा है वो थोड़ा यूरोप की, माफ कीजिए, एशिया की वजह से हल्का सा कमजोर है।
अदरवाइज यूएस के अंदर भी कुछ ऐसा कोई खास बड़ा नुकसान तो हमको नहीं देखने को मिला, और हमने पिछली बार भी सिर्फ 23 अंकों से छूट गए थे ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में। एफएनओ का डाटा काफी स्ट्रांग है अपने आप में, क्योंकि ठीक इवेंट के बाद जैसे हमने कहा था कि एफएमसी की मिनट्स के बाद ही कुछ खरीदारी होती हुई दिखी है, और डेलिबरेटली खरीदारी हुई है, यानी कि लोगों ने सोच समझ के उसमें खरीदारी की है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 5 से 6% के ओपन इंटरेस्ट के साथ एडिशन के साथ ताज़ा खरीदारी निफ्टी के अंदर हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे लोग जानबूझ के निफ्टी को खरीद रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई हम जल्दी बना देंगे, जिसके चांसेस आज पूरे पूरे लगते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग की वजह भी है, क्योंकि उसने एक बड़ा डिप लिया था। अभी निफ्टी में उतना बड़ा डिप नहीं आया था, सपोर्ट्स बाकी थे, बट बैंक निफ्टी ने 44,000, 43,800, 43,500 एक ही दिन में ब्रेक कर दिया था। तो इसलिए जो डाइवर्जेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो एज इट इज बना हुआ है, और उसमें निफ्टी हो सकता है लीड कर जाए ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में। आपको क्या करना चाहिए? जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं, ऑल टाइम हाई को देख रहे थे कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास पोजीशंस खाली करेंगे, तो बिल्कुल उनको थोड़ा बहुत खाली कर लेना चाहिए, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अपनी पोजीशंस के साथ। जिनके पास पोजीशंस नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि खरीदारी अब कर लेनी चाहिए, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं होगा। अगर वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज और छोटे छोटे टारगेट के साथ ही बाजार में फिलहाल अभी उतरे। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा काम करें। इंडाइसिस की अपनी एक लिमिट होती है कि वो आपको इतना ही चलेंगे। जैसे अगर मैं आपको पुल बैक बताऊं मार्च से अब तक का, तो निफ्टी में करीब करीब 11% का पुल बैक आ चुका है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है, और किसी भी वर्ल्ड मार्केट से हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो इसलिए अगर आप कोई भी इंडाइसिस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे टारगेट और पुरानी पोजीशंस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करना चाहते हैं, बुक भी कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा मार्केट में। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक का ज़्यादा ध्यान रखिए। हालांकि ऑल टाइम हाई हम टच करते हुए नज़र आ सकते हैं, लेवल्स भी आपको बताए हैं। लेकिन ऐसे बाजार में इस वक्त फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलें। थैंक यू डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो बात हुई लेवल्स की। अहम लेवल्स इस वक्त एफएनओ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, ये हमने आपको बताया। तो इस बाजार में रणनीति क्या अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करना चाहिए भारतीय बाजारों में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा है 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में दोबारा से एक तेजी का रुख बना है, डिस्पाइट की बैंकिंग के परफॉर्मेंस तरीके से नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जब तक दूसरे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, स्पेशली यूएस मार्केट की तरफ से अच्छे क्लूज आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड का बायस बना रहना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन को अलाइन करना है। तो निफ्टी में, बैंकिंग इंडेक्स में, दोनों में ही बायो इंडेक्स की रिकमेंडेशन होगी करीब 18,630, 720 ये जोन है जहाँ पे कि आपको बाइंग के लिए देखना है। 18,800 से लेकर 19,000 का जोन है, वो आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा। वही बैंकिंग इंडेक्स में 43,400, 43,700 ये बाइंग जोन है। वहीं पे 44,200, 44,500 ये आपका रेजिस्टेंस एरिया की ट्रैक करेगा। ठीक है। तो निफ्टी के भी जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में भी 44,200 से 44,500 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है इस वक्त बाजार के लिए। अजीत, तो फिर क्या आज ऑल टाइम हाई के लिए हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं, या फिर एशियन मार्केट से जो भी इंडिकेशन मिल रहे हैं उससे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए अभी? नहीं देखिए, कॉशियस तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा कि ब्रॉडर एंड मार्केट अगर देखेंगे पूजा, तो वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है पिछले करीब 7-8 हफ्तों से। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी बायस पॉजिटिव साइड पे रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन पे आपको जरूर फोकस करने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से अगर आप पोजिशन मेंटेन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से अजीत? देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। बीएचईएल यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, 8350 के स्टॉप के साथ करीब 92 तक के टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरा गेल, यहाँ पे भी आपने काफी अच्छे कंसोलिडेशन देखा है अपने रिकॉर्ड हाइस के पास। तो उम्मीद है कि यहाँ पे दोबारा से आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, करीब 115 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बीएचईएल गेल अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, और मार्केट की टोन भी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो हाइस के लिए आज आप रेडी रहिए, और 18,900 के ऊपर के लेवल्स, यहाँ पर 19,000 के लेवल्स टच करता हुआ दिखाई दे सकता है आज के लिए मार्केट।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में खबरों कौन कौन सी आई हैं बाजार बंद होने के बाद ओवर द वीकेंड कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है मन्नपुरम फाइनेंस फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई कि जो एफआईआर है वो स्क्वाश हो गई है केरला हाई कोर्ट से। अब ऑफकोर्स ईडी मामले के ऊपर था जो स्टॉक में एक ओवरहैंग देखने मिला था। अब इसके कारण क्या होगा, जो रेजोल्यूशन है ईडी का वो जल्दी जो है स्पीडी हो जाएगा। अब याद रखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। मन इंफ्रा की बात करें तो हाल ही में जो है मैनेजमेंट में भी जो है कमेंट्री स्ट्रांग दी थी, और यहाँ पे अब कंपनी प्लान करेगी 20 लाख स्क्वायर फुट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हर साल लॉन्च करेंगे अगले 5 साल तक। याद रखिए कंपनी जो है कर्ज मुक्त है। एनएमडीसी स्टील में भी यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल बिड्स तभी लाएगी प्राइवेटाइज करने के लिए जब उनकी कमिश्निंग ब्लास्ट फर्नेस जो छत्तीसगढ़ में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक टाइप से डेवलपमेंट है आपके एनएमडीसी स्टील के प्राइवेटाइजेशन के बस पे। स्किपर को अराउंड 1135 करोड़ का नया ऑर्डर्स मिला है। ये दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेगमेंट दोनों के लिए है। माइल्ड पॉजिटिव आपके फुटवेयर स्टॉक्स को आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। जो उनके जो गवर्निंग बॉडी है उनको रिवीजन हुई है फुटवेयर की क्यूसीओ नॉर्म्स के, और एक टाइप से कह सकते हैं एक्सटेंशन मिला है। अब जो है 6 महीने का जो है और एक्सटेंशन मिला है फुटवेयर कंपनीज को कंप्लाई करने के लिए नॉर्म्स के लिए। आईआरसीटीसी में जो है 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है। एक क्लैरिफिकेशन आई है कि कोई कंपटीशन नहीं है कंपनी और उनके एजेंट्स के बीच, और उन्होंने बयान दिया है कि जो टोटल 81% ई टिकट्स होते हैं वो जो है बुकिंग होते हैं रेलवेज के सिर्फ आईआरसीटीसी के ऐप के जरिए। और एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेज ने जो है ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेन मैन को खरीदा है। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है इधर। आईएफएल फाइनेंस डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1.31% स्टेक लिया। कल्याण ज्वेलर्स में ऑफकोर्स वाबक मिंगस ने 12% की स्टेक की बिकवाली की थी, लेकिन जो अहम बायर्स हैं वो फॉरेन बायर्स इंक्लूड करते हैं बीएन पारिबस, सिटी ग्रुप, नोमुरा और सुंदरम म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। पिरामल फार्मा में वैनगार्ड ने जो है ऑलमोस्ट 62 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। और फीएम इंडस्ट्रीज़ और आर्कियन केमिकल्स, इन दोनों स्टॉक्स को मैं इसलिए फोकस में रखूंगा क्योंकि दोनों ने जो अपनी प्रोडक्शन रिज्यूम कर ली है। फीएम इंडस्ट्रीज़ का ऑफकोर्स फायर इंसिडेंट हुआ था जून 13 को, और आर्कियन केमिकल्स में जो है साइक्लोन देखने मिला था गुजरात में। तो यहाँ पे रीओपनिंग का थीम आ रहा है। एमओएल का जो है मैनेजमेंट मीट था जहाँ पे 3 अहम बात कहे गए हैं। 20% का वॉल्यूम ग्रोथ है अगले 2 साल तक। अच्छी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है और इसके कारण एक अच्छी स्कोप मिलती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को बढ़ने के लिए। और वो सोच रहे हैं कि एक जेवी हो जेएमजीडीसी के साथ, जहाँ पे लुकआउट कर रहे हैं कि 2000 टन्स पर एनम का एडिशनल वॉल्यूम आ सके। तो एक टाइप से पॉजिटिव कमेंट्री आपको मॉइल के मैनेजमेंट मीट से भी मिल रही है। ऑल राइट, थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। ये तो कुछ अहम खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड, जो कि इसका पूरा एनालिसिस शरद अभी आपको करके बता रहे थे। मनप्पुरम फाइनेंस आज यहाँ पर एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि केरल हाई कोर्ट से कंपनी को राहत मिल चुकी है। उस वजह से यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस पर नजर रखिए। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंड एक्शन हुए हैं जिसके चलते आज इन स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर फोकस रहेगा। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 650 रुपीज़ पर शेयर था वो अब बढ़ाकर 800 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और मार्जिन्स की बात करें तो एचएसबीसी का मानना है कि 130 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स एक्सपैंड होकर 16.5% तक जा सकते हैं FY24 में। इसके अलावा 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है एनबीएफसी सेक्टर पर। उसमें सबसे पहले जेपी मॉर्गन से रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि एनबीएफसी सेक्टर का लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बैंक से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एनबीएफसी सेक्टर में। बजाज फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस उनके टॉप पिक्स है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस पर उनका मानना है कि अर्निंग्स 25% से ज़्यादा पर कंपाउंड हो सकते हैं अगले 3 साल में। और एल&टी फाइनेंस पर भी उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, रूरल बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते दोनों ही स्टॉक्स उनके टॉप पिक्स है। इसके अलावा एचएसबीसी की भी एक रिपोर्ट आई है एनबीएफसीज पर जहां उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं कुछ एनबीएफसी काउंटर्स पर। एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसे कुछ काउंटर्स हैं जिस पर
HSBC ने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इंडियन गैस कंपनीज पर सिटी की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट की है। MGL यानी महानगर गैस पर ओवरवेट की राय दी है और गुजरात गैस पर अंडरवेट की राय दी है। MGL पर उनका मानना है कि मार्जिन आउटलुक कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और MGL पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1210 रुपीज़ प्रति शेयर का। उसके अलावा गुजरात गैस पर न्यूट्रल की राय दी है और 530 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है नाइका पर। सबसे पहले मक्वेरी की बात करते हैं, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 115 रुपीज़ प्रति शेयर का। मक्वेरी का मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनी के लिए, लेकिन टैंजिबल प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक नहीं है कंपनी का। उनका मानना है कि कंपटीशन के चलते ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है। जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है नाइका पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी पर जो कंपनी का फोकस है, उसके चलते आगे के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय रखी है नाइका पर और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये समझ लेते हैं, और हमारे साथ रणनीति शेयर करने के लिए रवि देओरा जुड़ चुके हैं कुंवरजी ग्रुप से। रवि, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत कर लिए, क्या आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जिस हिसाब से यूएस के मार्केट क्लोज है तो एक टैपेड मोमेंटम बुलियन में रह सकता है। साथ में देखें तो डॉलर इंडेक्स भी आज थोड़ा मजबूत हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा टैपेड मोमेंटम हो सकता है। हालांकि सिल्वर काफी मोमेंटम में है, उसमें लास्ट क्लोज 70,700 के करीब हुआ था। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें अराउंड 70,400। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 71,900 के करीब। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 73,500 तक के लेवल आपको सिल्वर में चल जाते हुए दिख सकते हैं। तो जिस हिसाब से अभी मोमेंटम एंड ट्रेड है, मुझे लग रहा है कि बुलियन में बाइंग में रहना चाहिए। हालांकि यूएस क्लोज है, तो इस हिसाब से सिल्वर में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी हो और यहाँ पे बाय करके 73,500 के टारगेट के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, तो 73,500 के लेवल्स, गोल्ड और सिल्वर वैसे तो अच्छी बाइंग रह सकती है, लेकिन सिल्वर प्रेफर्ड बेट है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा रवि, कच्चे तेल में आप कैसी चाल देख रहे हैं? कच्चे तेल में आज गिरावट के साथ ओपन होगी। सुबह में काफी यूएस के फंड हाउसेस है लाइक गोल्डमैन, उन्होंने चाइना का जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है वो कट किया है। तो इस हिसाब से शायद सेंटिमेंट नेगेटिव वो ये न्यूज, और इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि एक 1 से 1.5% की वीकनेस के साथ ओपन होगा। बट वो जहाँ ओपन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और जहाँ ट्रेड हो रहा है 70 के करीब WTI को काफी अच्छा सपोर्ट है और 75 के करीब ब्रेंट को अच्छा सपोर्ट है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट के करीब तीनों डोमेस्टिक मार्केट, WTI एंड ब्रेंट तीनों सपोर्ट के करीब ओपन हो गए, तो मेरे हिसाब से एक बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। कॉन्ट्रा को लेना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है 520 के करीब बाय करें। शॉर्ट टर्म में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 5,980 का टारगेट रहेगा और 5,750 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि जैसे ही आज गैप डाउन ओपन हो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो निचले स्तरों से अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड है सपोर्ट के पास से, तो 5,980 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और बेस मेटल्स में क्या करें रवि? बेस मेटल में आज थोड़ा हल्का सा कंसोलिडेशन होगा, कोई ज्यादा बड़े मूव की आशा नहीं है, क्योंकि चाइना के लिए एक मिक्स न्यूज है। उसके सामने देखे तो पैकेज का अनुमान मार्केट लगा रहा है, बट अभी फॉर्मली कुछ अनाउंस नहीं हुआ। बट यस, लग रहा है कि जब से ये मिल्क की अनाउंसमेंट आएगा एंड चाइना कुछ सपोर्टिव एक्शन और जारी करेगा, मेरे हिसाब से एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। वहाँ पे कंफर्ट कॉपर पे आ रहा है, वहाँ थोड़ा सप्लाई रिलेटेड भी कंसर्न है। 730 के करीब कॉपर में बाय करना है 742 के टारगेट के लिए। 724 वुड बी स्टॉप लॉस। थोड़ा टैपिड रेंज है, तो इस हिसाब से हायर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करना है, बट मुझे लग रहा है कि आज बाइंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 से 1.5% की अच्छी रैली आज ओपन के बाद वहां पे दिख सकते हैं, तो कॉपर में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिए रहेगी।
ऑलराइट, थैंक यू रवि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में सिल्वर आप खरीदारी करके चलिए, क्रूड में भी निश्चित स्तरों से खरीदारी करने का व्यू, और कॉपर भी अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और कॉपर में 742 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर कॉपर में नजर रख सकते हैं। तो ये है राय कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन कुछ और भी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से। आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, उसके लिए अजीत ने आपको सुबह BHEL और गेल में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इसके अलावा भी कुछ कॉल्स हमें मिल रही हैं कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। जो कॉल्स हैं इसमें पहला है पॉलीकैब, यहाँ पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 3650 के होंगे लक्ष्य और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3525 का। और DLF में भी खरीदारी करने की राय है 520 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 488 का। अब आगे बढ़ते हैं और एंजल वन ने जो कॉल्स दी हैं हमें, वहां पर एशियन पेंट्स इन्हें अच्छा लग रहा है। 3390 के लेवल्स के लिए आप बाय करके चलिए। और दूसरा कॉल है इंडियन होटल्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। 414 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 393 का। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा रहेगा और सभी के सभी कॉल्स में आज तेजी करने की ही सलाह हमारे एनालिस्ट दे रहे हैं, तो इन पर आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर और